दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद संजय कुमार जी हैं। आप ब्लूमिंग रोज पब्लिक स्कूल और महेंद्र पब्लिक स्कूल नारायणा के निदेशक हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपके विद्यालय का सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन भी मिला है। 25 साल का अनुभव और तजुर्बा भी आप रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है। संजय जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपका भी और डीकेपी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। देश के अन्नदाता आज सड़क पर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। आज उनका 30वां दिन है। सड़क पर ही उनका जीवन कट रहा है। जहाँ तक दिल्ली के आसपास का तापमान देखा जा रहा है 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। बावजूद इसके कड़ाके की ठंड में वे लगातार कृषि संबंधी तीनों कानून जो सरकार लाई है उसको वापसी की मांग पर तुले हुए हैं। और देश के सबसे बड़े कृषक नेता जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है कि सरकार एमएसपी सबके लिए तय कर दे और वह कितना मुनाफा लेकर बेचेगा कोई व्यापारी उसका भी रेट तय कर देवे। इतनी मामूली बात सरकार को समझ में नहीं आना यह घोर आश्चर्यजनक लगता है। अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार 33 किसान की जानें भी चल गई है। बावजूद इसको सरकार विभिन्न ढंग से इस आंदोलन को कुचलने पर लगी हुई है। सारे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? सुमन जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे इस बात के लिए कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी 70% की आबादी किसानों की है और आप उसके मुद्दे को उठाए हैं। किसान अन्नदाता है, अन्न उपजाता है और पूरे देश के लोगों को चाहे वो जिस क्षेत्र के हों उनका पेट भरने का काम किसान ही करता है। वैसा बिल जो किसानों को लग रहा है कि हमारे हित में नहीं है और ज़बरदस्ती अगर ये कहते हैं कि नहीं ये आपके हित में है तो ये थोड़ा असमंजस वाली बात है। ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे, रक्षा में हत्या। तो किसानों की रक्षा के लिए बिल लाया गया और किसान ही ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे रक्षार्थ नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सरकार को इस पर एक बार सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, उनकी मांगों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो ये कृषक जो मांग उठा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, इससे सिर्फ कृषक को फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने राकेश टिकैत की बात किया, वो महेंद्र सिंह टिकैत जो 1978 के आंदोलन में उनके पिताजी बहुत बड़े बृहत आंदोलन लगभग 5-7 लाख की भीड़ जुटाकर दिल्ली में अपनी शक्ति को मनवा चुके हैं और उन्हीं के बेटे राकेश टिकैत हैं। उनका कहना है जो इससे सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं होगा, मूल्य नियंत्रण की भी वो बात करते हैं। जो एमएसपी सबके लिए तो लागू हो ही, लेकिन वो कितना मुनाफा लेकर बेचेगा इस पर भी वो नियम बने ताकि वही कृषक जब बाद में खरीदने उसी चीज़ को जाते हैं तो उनका कलेजा फटने लगता है। जो इसको मैंने 10 रुपये में बेचा और उसी आलू और प्याज को ही 50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो यह जो स्थिति है इसमें सरकार को क्या परेशानी है? पहले तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे देश की जनता का सबसे जो आवश्यक चीज़ है भोजन, उसकी आपूर्ति किसान करता है। तो किसान की रक्षा कैसे हो, क्योंकि किसान की रक्षा ही फिर बाकी देशवासियों की रक्षा है। उनके पेट भरने की भी ज़रूरत पूरी वहीं से होगी जब हमारे किसान सुरक्षित रहेंगे, खेती सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है, आज किसान बिल्कुल बेहाल है। किसान के पास जो पहली व्यवस्था थी, किसान की सारी जो व्यवस्थाएं थी पहले, उनके बीज, उनके खाद,
उनके परिश्रम सब कुछ में कहीं पूंजी नहीं लगता था। जो उपज होती थी वो उनकी आमदनी होती थी। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज किसान बीज खरीदता है जो काफ़ी महंगे दामों पे मिलता है, फर्टिलाइज़र लेता है उसके भी प्राइस असीमित हैं बाज़ार में, कीटनाशक का उपयोग करता है उसमें भी काफ़ी पैसे लगते हैं, और जब उसका उत्पादन होता है, जब वो बिक्री करने जाता है तो पता चलता है कि वो सारा उत्पादन, सारा खर्च उनके भुगतान में ही चला गया, खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स और तमाम खर्चों में। तो इस स्थिति में अगर किसान बाधित होता है तो बाकी जनता पे भी ये प्रश्न उठता है कि फिर उनके लिए अन्न कैसे आएगा। तो नियंत्रण करना, चूँकि अगर किसान प्रभावित होंगे तो आप, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं जिनको अनाज खरीद कर खाना पड़ता है, उनके लिए भी ये परेशानी बढ़ेगी। तो एक भाव तो सरकार को तय करना पड़ेगा दोनों स्तर से। किसान की सुरक्षा के लिए जो एमएसपी है उसको लागू करना होगा निश्चित रूप से गारंटी के साथ, क्योंकि सरकार ने जो केंद्र बनाया है, सरकार ने जो व्यवस्था की है खरीद की, वहाँ पे किसान बेचने में संभव नहीं। वहाँ तमाम तरह की, सैकड़ों तरह की परेशानी है जहाँ वो अपने अनाज का, अपने उत्पाद को बेच नहीं पाते हैं। वो तो उनको अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो फिर इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा एमएसपी का। दूसरा प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि फिर महंगाई पे भी नियंत्रण होना चाहिए। अगर उसका मैक्सिमम प्राइस भी फिक्स नहीं होता है तो फिर हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो अनाज खरीद कर खाते हैं, फिर उनको इतने महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है या और खरीदना पड़ेगा, फिर वो अपना पेट भरने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो सरकार को इस बिल पे तो पुनर्विचार करने की नितांत आवश्यकता है और एक बार उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसमें कृषकों को, कृषक के प्रतिनिधि हों या कृषकों को उस बैठक में रख के उनके विचारों को लेके और तब कृषि कानून का निर्धारण करें। संजय जी, मैं आपको भी बता दूं और दर्शकों को बता दूं, और जहां तक आपको भी ज्ञात होगा, जो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और वह वार्ता बेनतीजा रही है। लगभग 7.5 घंटे तक वार्ता हुई। जब तक मंशा क्लियर नहीं हो, आखिर जब आपने कहा रक्षा में कहीं हत्या न हो जाए, तो जब कृषकों को लग रहा है जो किसी भी एंगल से यह बिल हमारे लाभ के लिए नहीं है, कृषकों को लाभ के लिए नहीं है, इस बिल में अंबानी और अडानी का ख्याल रखा गया है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, क्योंकि कई गोदाम सैकड़ों एकड़ में कृषि बिल के साथ ही बनने लगे हैं। वो आशंकित हैं इस बात से कि कहीं अपने ही जमीन में हम बंधुआ मजदूर नहीं हो जाए। आपको ज्ञात होगा, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी 3 कठिया कानून लाया था और अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी 3 कानून लाया। दो ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी ने जब आंदोलन किया तो वो झुका और वो बिल वापस ले लिया। तो ये तो स्वतंत्र भारत में हम लोग हैं। अगर लाखों किसान देश के रोड पर हैं और कह रहे हैं कि यह बिल हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हम पर जबरदस्ती क्यों आप थोपना चाह रहे हैं, तो सरकार आखिर उसका क्या ईगो है, कौन सा वो गुरूर में है या किस अहंकार में डूबी हुए जो इस बिल को वापस ले लेने में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, जब वो खुद ही कहती है कि हम 10-12 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो जो ही संशोधन की बात है, इसका मतलब बिल में कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन उलट इसके वो प्रमाणित करने पर तुली हुई है विभिन्न ढंग से जो इस बिल में यह फायदा है, वह फायदा है, और उल्टे जो हमारे देश के सच्चे कृषक हैं उसको कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी और विभिन्न नामों से नवाजा जाता है। ये सारा जो सिनारियो है, इसको आप किस दृष्टि में देखते हैं? आखिर सरकार की क्या बाध्यता है जो इस बिल को वो वापस लेने से मुकर रही है? सरकार जनता के लिए बनती है, जनता के हित के लिए बनती है, जनता के लाभ के लिए बनती है, और सरकार को हमेशा जनता का हित देखना चाहिए। सरकार ने अगर कोई कानून लाया है, उसमें खामियां हैं, वापस लेने में कोई ईगो की बात नहीं है। आप कानून जनता के लिए लाए हैं, जनता के हित के लिए लाए हैं। अगर आपको खुद भी महसूस हो रहा है या धरना प्रदर्शन दे के किसान ये महसूस करा रहा है कि इस बिल में कमियां हैं, तो संशोधन या वापस लेना
अगर ईगो छोड़ दे सरकार तो संशोधन करना या वापस लेना में बहुत फर्क नहीं है। अगर हम उसमें बहुत संशोधन कर ही देते हैं तो फिर वापस लेके और पुनर्विचार करके, लोगों की सहमति लेके, लोगों का राय विचार लेके, एक्सपर्ट का विचार लेके, किसान का विचार लेके, मजदूरों का विचार लेके, जितने ज़्यादा लोगों का विचार आएगा उसके बाद जो कानून बनेगा वो ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा प्रभावी कानून होगा। तो इसमें सरकार को कहीं ईगो नहीं रखना चाहिए और किसानों की बात को मानते हुए, यानी उनके सलाह को मानते हुए, उनसे विचारार्थ ये कानून वापस लेके और उसको फिर से एक बढ़िया ढंग से, एक प्रभावी ढंग से कानून बना के उसको लाना चाहिए। इसमें सरकार की कहीं बेइज्जती वाली बात तो कुछ नहीं लगती है, अगर सरकार अक्खड़ ना हो तो। इससे तो और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं करके और इसे ही प्रमाणित करने पर तुले हुए हैं। जबकि मैं तीनों कृषि बिल को आप देखिएगा, हम लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप भी कृषक फैमिली से आते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, करते भी हैं। तो प्रथम जो इनका बिल है जो 1955 में कालाबाजारी पर रोक के लिए और महंगाई पर रोक के लिए कालाबाजारी पर कानून आया था 1955 में, जो कोई आदमी अधिक मात्रा में उसकी कालाबाजारी नहीं कर सकता है। तो इन्होंने इस प्रथम जो नियम लाए हैं उसमें कालाबाजारी को इन्होंने छूट दे दिया है, जो कोई भी व्यक्ति कितना भी सामान खरीद सकता है। दूसरा जो इनका नियम है उसमें ये कहते हैं जो कोई आदमी कहीं सामान खरीद बेच सकता है। तो रे भाई, ये तो पहले से था, इसके लिए कौन सा वो नियम की जरूरी थी जो कोई आदमी कहीं नहीं खरीद बेच सकता है? इसके लिए ये नियम लाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? और तीसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है उसमें भी कई सारी खामियां हैं। तो कहने का मतलब, जो यदि कृषक नहीं चाहते हैं तो ये अक्खर जो रवैया अपनाए हुए हैं या एकदम गरूर में जो है, ईगो में जो है, जो 303 संसद हमारे हैं और जो चाहेंगे मनमानी पर तुले हुए हैं और हमारे कृषक मर रहे हैं। 33 कृषकों की जान चली गई है, बावजूद इसके ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने से नहीं चूकते हैं। जब भी इनसे कोई सवाल करता है तो तुरंत ये कह देते हैं विपक्ष के द्वारा उकसाए हुए हैं। आखिर वो 33 किसान जो मरे हैं उससे भी तो इनको समझना चाहिए। कोई ठंड से मर गए, कोई हार्ट अटैक होके मर गए, कोई इस दंश में मर गए। जो सरकार इतना व्यापक आंदोलन हमारी छोटी सी मांग को भी नहीं सुन रही है जो हमारे हित के लिए ला रही है। आखिर कृषकों का क्या गुनाह है जो वो रोड पर सड़क जीवन जीने को मजबूर हैं? उनके साथ बच्चे, महिलाएं सब हैं और कई ढंग की क्योटिक माहौल है, समस्याएं हैं, शौच आदि, खाने पीने तमाम तरह की। सुमन जी, सरकार अगर ये कहती है कि उसमें किसान नहीं हैं, विरोधी हैं, विपक्षी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, तो इस देश में भिन्न विचार रखने का अधिकार सबको है। और ये मुद्दा नहीं है कि वो वामपंथी हैं या विरोधी हैं, मुद्दा ये है कि वो किसान हैं। किसान वामपंथी भी हो सकता है, किसान दक्षिणपंथी भी हो सकता है, किसान और दूसरा विचार रखने वाला भी हो सकता है, किसान हिंदू भी हो सकता है, किसान मुस्लिम भी हो सकता है। तो यहाँ मुद्दा किसान का है, वो किस विचारधारा का है, ये मुद्दा की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि वो किसान है। और किसान, सारे किसान, चाहे वो भाजपा समर्थक किसान हो, चाहे कांग्रेस समर्थक किसान हो या कम्युनिस्ट समर्थक किसान हो, या किसी भी दल का समर्थक, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी समस्याएं बराबर है। किसान की जो समस्या है वो किसान की समस्या है, वो पार्टी पॉलिटिक्स की समस्या नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये विरोधी दल के हैं, आखिर विरोधी दल के किसानों की भी वही समस्या है। अगर गेहूं उपजता है, जो मूल्य मिलेगा वो विरोधी दल के किसानों को भी मिलेगा और सत्ता पक्ष के दल के किसानों को भी मिलेगा। तो किसान को दल में बांटना, ये तो बांटने की राजनीति है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है किसान का समस्या। तो विचार किसान के समस्या पे होनी चाहिए और इस पे सरकार को गौर करना चाहिए कि भाई हम जो किसान का मुद्दा है उस पे रहें और उसकी बात को सुने। बात रह गई, आपने संख्या बल की बात बताई, तो याद होगा भाजपा का कभी दो एमपी हुआ करते थे। तो ये संख्या बढ़ाना और घटाना ये तो जनता का काम है। जनता ही संख्या बढ़ाती है और मौका मिलेगा तो यही जनता संख्या को जीरो पे भी ला देगी। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस
जिस जनता की ये समस्या है उसकी संख्या 70% है। तो 70% की संख्या वाले की शक्ति क्या है, ये अगर कोई अपने सांसद की संख्या के शक्ति से उससे टकराना चाहते हैं तो शायद इनकी भूल है, और उसके साथ रहते हैं तो इनकी अक्लमंदी है। तो सरकार में तो ऐसे बहुत बहुत विद्वान लोग, बहुत समर्थवान लोग, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। अब सरकार को बहुत कुछ कहना हम लोगों जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये ध्यान तो रखना पड़ेगा कि उनकी समस्या का हल हो। और किसान अगर डटे हैं वहाँ, तो इससे भी सरकार को एक सीख लेनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि इतने लोग मर गए, किसान को मरने से डर नहीं है। वो तो समझ रहा है कि हम ऐसे भी जाके घर में आत्महत्या करेंगे, यहाँ तो कम से कम लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं, इसलिए वो न मरने से डरते हैं न लड़ने से डरते हैं। और इस कड़ाके की ठंड में अगर कोई सड़क पे बैठा है तो वो किसान है, चूँकि वो ऐसे भी रात दिन खेत में काम करता है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि हम ठंड में हैं और खुले में हैं और भूखे हैं। उसका तो जीवन इसी के लिए अभ्यस्त है। इसलिए इस बात को अगर वो सोच रहे हैं कि हम इसको टाल के और उनको डरा के और धमका के वापस करा देंगे, तो शायद सरकार भूल रही है, क्योंकि इन सारे समस्याओं से वो अभ्यस्त हो चुके हैं। और किसी शायर ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा है दर्द का। तो वो तो देख रहे हैं कि अब हमारा मर्ज तो यही है, हमारा दर्द तो इतना है कि उससे ज़्यादा ये दर्द नहीं है। अब सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और किसान से एक सार्थक वार्ता करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को गौर से सुनना चाहिए और किसी भी तरह का ईगो को हटा के किसान की समस्या दूर हो। अक्लमंदी सरकार की इसी में है। यह आंदोलन मैं दर्शकों को बता दूं, जो अब देश दुनिया का आंदोलन बन चुका है। पूरे दुनिया में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। मोदी जी मन की बात तो खूब करते हैं, लेकिन दिल और आत्मा की बात नहीं करते। यूँ भी कहा गया, जो मन तो बेईमान होता है, वो कुछ से कुछ उड़ान भरते रहता है। लेकिन वो 40 किलोमीटर दूर जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या यूपी दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ किसान पूरा डटे हुए हैं दल बल के साथ। वहाँ उनको जाने का फुर्सत नहीं है। और 500-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जा जाकर मध्य प्रदेश में वो संबोधित कर रहे हैं, सभा का संचालन कर रहे हैं, विदेश जाकर यात्राएं कई वो करते रहते हैं। लेकिन 40 किलोमीटर पर लाखों कृषक बैठे हुए हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे एक पुरानी बात है, लोग कहा करते थे दिल्ली ऊंची सुनती है। तो जो सरकार होती है वो साधारण लोगों की बात बहुत जल्दी नहीं सुनती है। और कहा गया है कि संसद भवन की चारदीवारी बहुत ऊंची है, आवाज़ वहाँ बहुत आसानी से नहीं पहुँचती है। लेकिन अगर सरकार इस भ्रम में है कि हम सरकार हैं और ये जनता हमारी क्या बिगाड़ेगी या इनकी बात सुनने की कोई अहमियत नहीं है, तो ये शायद सरकार भूल रही है। चूँकि इसी सोच के कारण आज जो विपक्ष में बैठे हैं, या आज हमारे देश की सरकार जो है वो विपक्ष विहीन सरकार हो गई है, शायद इसी सोच के कारण हो गई है। पहले वाली सरकार की भी ऐसी ही नीति रही थी, जिसके कारण जनता ने उनको हटाया है। और उसी नीति पे अगर ये भी चलते हैं, उसी रास्ते पे भी चलते हैं, तो उदाहरण सामने है। जनता किसी को भी मौका देती है तो 5 वर्ष के लिए देती है, अस्थाई मौका नहीं है। 5 वर्ष के बाद फिर से उसको निर्णय करने का मौका मिलता है और वो किसी को अंदर और किसी को बाहर कर सकती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों के समस्या को, उनकी बातों को सुनिए। चाहे हालांकि किसानों का तो स्वार्थ इतना में ही सध जाता है कि उसको मिनिमम प्राइस पे उसकी सेल हो जाए, लेकिन दूसरा मांग जो उसका है वो अपने लिए नहीं है, वो तो और तमाम देश के दूसरे सेक्टर के लोग भी हैं जो गरीब हैं, जिनको ऊंचे दाम पे अनाज खरीदना पड़ता है। ये मांग तो उनके हक में भी है। यानी किसान
अपने मांग के साथ साथ देश के और भी जो गरीब लोग हैं कि उनको अधिक मूल्य पे नहीं खरीदना पड़े अनाज, इसकी मांग भी कर रहे हैं। ये तो साधुता है किसान की। और एक बात जो है, जो विपक्ष चूंकि उस ढंग से कारगर नहीं है, और कारण यही है कि अब कृषक मोर्चा संभाल लिए हैं। चूंकि अब जो समय आ गया है राजनीति का, उसमें कहीं ना कहीं बीइंग द वेटरन एजुकेशनिस्ट हम लोग यह बात को समझ रहे हैं जो अब जनता को ही विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा। और दूसरा, जो मीडिया भी जो है सत्ता की इस प्रकार से चाटुकारिता और गुलामी करने पर तुली हुई है, उससे भी जनता का भला सधने वाला नहीं है। और जिसका साक्षात प्रमाण है जो कृषक नेता मीडिया से क्षुब्ध होकर के और स्वयं का ट्रॉली टाइम्स निकालना चालू कर दी है। 2000 प्रति प्रथम किस्त में उन्होंने निकाला है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा। समान मीडिया है, लोग क्या करते हैं, जो मीडिया को देखकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अपना परसेप्शन बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, जो यही सही है। अब जनता को जैसा कि मैं देख रहा हूं, विपक्ष की भूमिका में भी आना होगा और सवाल भी खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया से भी आशा नहीं की जा सकती है। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? हिंदी में एक लोकोक्ति है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर किसानों को लगता है कि भाई सरकार नेता को खरीद लेती है, मीडिया को खरीद लेती है, बातचीत करने वाले प्रतिनिधि को खरीद लेती है, तो उससे बचाव के लिए स्वतः लोग अपना रास्ता ढूंढते हैं। और अगर मीडिया उनकी बात नहीं उठाएगी, प्रतिनिधि जाएंगे, वो अगर सरकार से मिल जाते हैं, तो किसान या हर वर्ग अपनी व्यवस्था खुद करने लगती है। तो किसान तो फिर भी, अब लोग इग्नोर कर रहे हैं इस बात को कि किसान खेती करता है, गरीबी में जीता है, उसकी मजबूरी है। अगर मैं तो किसानों से भी आह्वान करता हूँ कि किसान अपनी आवश्यकताओं में कमी करे, अपने अन्न को अपने खेत में उतना ही अन्न उत्पादन करे जितना वो खा सकता है। बाकी लोग जो ये आज हवाई जहाज पे घूमते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, कहाँ खाएंगे? अगर किसान अन्न उपजाना बंद करे या उतना ही अन्न उपजाए जितना उसकी अपनी आवश्यकता है, तो फिर उस किसान के यहाँ तो जाके सब लोगों को उसका पैर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन किसान हमारे इतने अक्षम हैं, अभी इतने छोटे तबके में उन्होंने भी अपनी आवश्यकताओं को इतनी बढ़ा ली है कि उदार हैं, कहिए। हाँ, उस उदारता और सीधेपन के चक्कर में फंसे हैं और इसलिए वो खुद से तबाह हैं। नहीं तो किसान कम से कम अपने आप में इतना सक्षम है कि अपने खाने भर अनाज तो उपजा ही लेगा। अगर स्थिति ये आ गई, नौबत ये आ गई, तो ये बड़े बड़े गोदाम, जैसा कि आपने कहा कि भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, क्या रखेंगे उसमें अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो? और मैं देख रहा हूँ कि इसीलिए तो बेचैनी है जो ये कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। सो आप नहीं समझ रहे हैं इस पूरे मजरा को, क्या रखेंगे वही रखवाने के लिए ना सरकार बेचैन है, मोदी सरकार। किसान ये आने वाले समय में किसान ये सीख लेगा। अगर किसान को मुनाफा नहीं होता है तो फिर वो खेती क्यों करेगा? खेती नहीं करेगा तो फिर अन्न उत्पादन ये कहाँ करेंगे? मजबूरी देखिए जी, आखिर वो जाएंगे कहाँ? चूंकि 70% आबादी उनके गांव किसान में है। ये मजबूरी ये देख रहे हैं। लेकिन अभी हमने कहा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान गांव में ऐसा हो चुके हैं जो अपने खेत में खेती नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं उनसे कि भाई आप खेती क्यों नहीं करते हैं, अगर दूसरा काम भी नहीं करते और खेती भी नहीं करते हैं। और मैं खुद भी अनुभव किया हूँ, कभी भी कुछ ऐसा प्रयास किया हो तो पता चलता है कि उसमें जब तक बीज और खाद नहीं डालिए तब तक उपज नहीं होगा। बीज और खाद डालने के बाद, मजदूरी देने के बाद उसकी कॉस्टिंग इतना हो जाती है कि कुछ प्रॉफिट नहीं नज़र आता है। तो इस नाते बहुत सारे किसान खेती छोड़ चुके हैं और उनका खेत कोई दूसरा करता है। लेकिन दूसरा भी इस लालच में करता है या इस आशा से करता है कि शायद इससे हम कुछ उत्पादन करके अपना परवरिश करेंगे। लेकिन अगर उसका परवरिश नहीं हो पाएगा तो उसकी मजबूरी भी हो जाएगी कि वो किसानी छोड़ दे, वो खेत में अन्न उपजाना छोड़ेगा। और जब वैसी स्थिति आ जाएगी तो इनके सारे बने हुए भंडार जो हैं वो खाली रह जाएंगे। पता चलेगा फिर उसमें बिल्ली और चूहा रह रहे हैं। संजय जी, जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगता है, आखिर
बहुत आहत किसान हुए हैं, तभी तो लाखों की बिल्कुल, संख्या एकदम। में टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यूपी और दिल्ली ये बॉर्डर तो पर डटे हुए हैं। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है कि आप वहाँ आंदोलनकारी जो हैं उनको आप कह देंगे कि ये किसान नहीं हैं, ये दलाल हैं, तो ये मंडी वाले हैं, ये व्यापारी हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी के हैं, ये कह के और किसानों को अपमानित करना शायद आने वाले दिन में सरकार को बहुत भारी पड़ सकता है और घोर निंदनीय है। एक जो मूल्यवान मेरा प्रश्न है, सरकार उनकी मांगों को पर विचार नहीं करती जो आखिर ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उल्टे तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और हथकंडे क्या अपना रही है? जो किसानों में के अंदर फूट डाल रही है। तो जैसा कि राकेश टिकैत ने बताया है, जो शराब और पैसे दे दे कर किसान से कहवाए जा रहे हैं कि जो बोलो जो हम कृषि बिल के समर्थक में है, वैसे किसान जो कि गांव के भोले भाले हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है जो कृषि बिल क्या है, न उनको मालूम है। अब सरकार कुछ प्रलोभन दे देती है, जाके उनके हाँ में हाँ भर देते हैं, उसका आता पति। तो ये तमाम तरह के हथकंडे, पहले क्या कही जो कि ये विपक्ष के द्वारा प्रोजेक्टेड आंदोलन है, फिर क्या उसे नाम दिया जो ये खालिस्तानी है, फिर क्या कहा जो विदेशी ताकत उस पर फंडिंग कर रहे हैं, फिर उसे किस ढंग से अपमानित किया गया जो नहीं ये कुछ मुट्ठी भर कृषक हैं, बाद बाकी पूरे देश के कृषक हमारे साथ। ये जो बीजेपी जिस वसूल के लिए जानी जाती थी और इतनी घिनौनी हरकत कर रही है राजनीति में, जो सत्तासीन होने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे किसानों को कोई विदेशी ताकत बरगला रहा है, कोई दूसरे पार्टी वाले बरगला रहे हैं। आखिर आप, यही तो मौका है कि आप किसानों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, किसानों को आप अपने विश्वास में लीजिए, और जिसको आप विदेशी ताकत या और दूसरा आतंकवादी गिरोह और जो संज्ञा आप देते हैं उनका दाल न गले, उनकी बातें न चले, ये तो बिल्कुल सरकार की बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो सरकार को तुरंत वार्ता का आयोजन करना चाहिए और वार्ता करके अपने किसानों को सुरक्षित करना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, उनको अपने पक्ष में लेना चाहिए। वार्ता तो दिखाने के लिए उन्होंने 6 टाइम्स कर चुके हैं, 7.5 घंटे तक की है, लेकिन हम खूंटा उसी जगह गाड़ेंगे। ये उनकी कमी है ना। जैसे हमारे घर में अगर बच्चे हैं, हमारे बच्चे को कोई बाहरी ताकत बहका रहा है, तो जवाबदेही किसकी है उसको विश्वास में लेने का? ये हम उस गार्जियन का जवाबदेही है ना कि हम अपने बच्चे को समझाएं और गलत संगत से छुड़ा के लाएं। तो ये किसान को अगर कोई दूसरा बहका रहा है, हमारे देश के किसानों को, तो ये हमारी जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको अपने पक्ष में करें, हम उनसे बात करें और विश्वास में सिर्फ दिखावा नहीं, उनसे क्वेश्चन करने वाला भी कोई नहीं। जो ही वो कहते हैं जो वहाँ खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विदेशी ताकत काम कर रही है, तो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? आपका खुफिया विभाग क्यों नहीं पकड़ के ले जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये तो सरकार की ही चुनौती है कि हम उसको उससे बचा लें। अगर कोई ताकत काम भी कर रहा है तो हम उससे बचाएं। हमारे पास तो, सरकार के पास तो सारे साधन मौजूद हैं, और वार्ता दिखावे के लिए नहीं, वार्ता निर्णय के लिए होना चाहिए। वार्ता निर्णायक बिंदु तक पहुंचनी चाहिए, और ये देश हित में हड़ताल समाप्त होना चाहिए। किसानों के मांग पे गौर से विचार हो, और उनके उसमें जो ज़रूरत महसूस करे सरकार को वो करना चाहिए। कानून वापस ले लेना सरकार की कोई बेइज्जती का सिंबल नहीं है, बल्कि ये बड़प्पन है कि हमने अगर विधेयक लाया है, वो बिना चर्चा का आया है, तो हम उसको चर्चा करा के ठीक करके और एक स्ट्रांग बिल पास हो, ताकि किसान सरवाइव करें इस देश में। क्योंकि किसान ही देश को खिलाएगा, और किसान ही देश की रीढ़ है। किसान ही रीढ़ है, उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी है, वही सरकार बना और बिगाड़ सकती है। कोरोना काल में जीडीपी भी उसी के चलते बच पाया। जी। जिस ढंग से सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, 33 कृषक की मृत्यु भी हो चुकी है, और 7.5 घंटे की वार्ता के दौरान आपको बता दूं जो सरकार की तरफ से तमाम भोजन, खाना, नाश्ता वगैरह सबका प्रबंध था, लेकिन किसानों ने पानी तक नहीं पिया और अपना लिए गए खाने को उन्होंने बैठकर खाया, लेकिन उनके पानी तक को नहीं छुआ। इतने स्वाभिमानी हमारे देश के किसान हैं। अपनी असलियत को दिखाया है। किसान को
सब कुछ सहने की आदत है। अगर कोई भी किसानी से जुड़ा है तो वो सब देखता है। किसान रात में 12 बजे इस ठंडे की शीतलहरी के समय में भी अपने खेतों की सिंचाई करता है, प्रचंड धूप में भी अपने खेतों में वो काम करता है, वो भूखे भी रहता है, नंगे भी रहता है, वो हर परिस्थितियों के लिए को जीने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, तैयार नहीं है बल्कि अभ्यस्त है। हर परिस्थिति को वो जीता है अपने जीवन में, इसलिए ये सारी कठिनाइयाँ उसके लिए कुछ नहीं है। वो सब वो जीने के लिए अभ्यस्त है और वो जीता है अपनी मांग के लिए, वो सब कुछ सहेगा, कोई नई बात नहीं है। और स्वाभिमान तो बिल्कुल है, वो भूखा रहता है, लेकिन कोई किसान कभी भीख मांगते नहीं दिखा है। किसान कर्ज लेता है, किसान मेहनत करता है, घाटे में जाता है। किसान तो इतना दर्द है, उगा हुआ फसल मैंने देखा है पिछले साल बिल्कुल धान पक चुका था और उस समय बाढ़ आया, सारे फसल नष्ट हो गए। जिस दर्द को किसान झेलता है वो दर्द उद्योगपति और व्यापारी नहीं झेल पाते हैं, इसलिए वो सब कुछ झेलने का अभ्यस्त है। उसको कष्ट उसका मित्र है और इससे उसको परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी परीक्षा सरकार न ले। आपको नहीं लगता जो मोदी जी मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर किसान आंदोलनरत है, और उनको जाकर मिलना चाहिए उससे? सरकार इसी के लिए है, सरकार इसी के लिए है। हम अगर आप जाते हैं अपने पीछे सांस्कृतिक विरासत को जब देखते हैं तो राजा रात में वेश बदल के भ्रमण किया करते थे। हमारी जनता किस दुख में है, किस कष्ट में है, किसको क्या परेशानी है। आज हमारी ये सरकार तो राम भक्त सरकार है, राम की जीवनी से भी सीखनी चाहिए कि भाई हमारी जनता को क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। इसमें 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जाके वार्ता करने में इंसल्ट ही क्या है। इनको तो बीच में चला जाना चाहिए था, किसानों की क्या मांग है अपने कानों से सुनना चाहिए था और उसके मांगों पे विचार हो, चर्चा हो। एक चीज और मैं बता दूं, जो राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी है, जो 26 दिसंबर को दिल्ली पर मैं खुद झंडा फहराऊंगा, अर्थात कृषक वहां तिरंगे के साथ लैस होकर जाएंगे और उस तिरंगे पर कैसे सरकार पानी बीगती है या गोला दागेगी या आंसू गैस छोड़ेगी या कैसे वो रास्ता को जो खोद खोद कर वो खाई बना दिया है, उन्होंने चुनौती एक तरह से दे दिया है सरकार को, जो 26 जनवरी को आर पार की लड़ाई है। तो क्या ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा? नहीं, सरकार को तो आमंत्रित करना चाहिए देशभक्ति में कि भाई हमारा किसान अगर आके झंडोत्तोलन करना चाह रहे हैं तो करें, ये तो स्वागत योग्य बात है। सरकार को इसकी व्यवस्था देनी चाहिए कि आप आइए और 26 जनवरी में झंडोत्तोलन करिए, इसमें विरोध का तो कहीं कोई बात नहीं है। वे अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो यह बहुत ही दुखद है, देश दुनिया का न्यूज बन रहा है, सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर किसान छाए हुए हैं, बावजूद इसके लाखों की संख्या में किसान त्रस्त हैं, कड़ाके की ठंड में अपने वाजिब हक और छोटी सी मांग के लिए 30 दिन से दिन रात एक किए हुए हैं। वहाँ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 33 व्यक्ति जान भी गंवा चुके हैं। और अगर इतना पर भी सरकार नहीं सुनती है तो सरकार से और किसान से और देशवासियों से आपकी क्या अपेक्षा होगी? और आपको क्या नहीं लगता है साथ साथ जो पूरे देशवासी को कृषकों के साथ होना चाहिए? जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि हमारे देश में 70% किसान हैं, तो किसानों की ही संख्या देशवासी में अधिकतर तो किसान ही हैं, तो किसान की बात तो उनको सुनना ही चाहिए। और बात रह गई सरकार की, तो सरकार को अपना अड़ियल रुख छोड़ के किसानों से वार्ता करनी चाहिए और उनके पक्ष में, उनके लाभ में, उनके हित में जितना संशोधन हो सके उसको किसान। फिर आप बीइंग द वेटरन एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ, संशोधन रफ्फू से थोड़े काम चलेगा, कृषक नेता कहते हैं। इस बिल को वापस लीजिए और व्यापक बहस करा करके आप अच्छी बिल लाइए जो देश उपयोगी हो, जन उपयोगी हो। सरकार तो जनहित के लिए ही सरकार बनती है। जनता ने अपने सरकार को चुना है अपने हित के लिए कि हमारे हित में काम करेगा। अगर सरकार को उसके हित के लिए कानून वापस लेना है
कोई ईगो की बात नहीं है। सरकार को कानून वापस ले लेना चाहिए और उसको पुनर्विचार करके फिर से कानून बने। हाँ, राष्ट्रव्यापी बहस करा करके बहस कृषकों कराएं। के सहयोग से, आप बुद्धिजीवियों के इस सहयोग सरकार से। इसी काम के लिए तो बनी ही है, इसी काम के लिए तो संसद है कि वहां पे आप चर्चा करिए और व्यापक अच्छे कानून लाइए। कानून वापस होना, कानून बनना, संशोधन होना, यही तो काम है सरकार की, यही तो काम है संसद का। इसमें कहीं से अड़ियल होने की कोई बात नहीं है, बेइज्जती की कोई बात नहीं है। संजय जी, आप DKP न्यूज पर आए, आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आपको।